हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो है BCHCT 131 और इसका ब्लॉक सेकंड कर रहे थे हम, जिसका यूनिट हम कर रहे थे यूनिट 7 कोवलेंट बॉन्ड। और हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं वो है कोमोलिक्यूलर ज्योमेट्री। स्टूडेंट्स, आपको ये पता होगा क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं वो आपस में इस तरह से कनेक्टेड होते हैं कि वो एक दूसरे के साथ, एक एटम दूसरे एटम के साथ, फिर दूसरा एटम, फिर तीसरा एटम, ऐसे वो कनेक्टेड होते हैं जिससे एक पर्टिकुलर पोजीशन से के साथ जुड़ के वो एक पैटर्न बना देते हैं। एक एटम, वन एटम इज कनेक्टेड टू अदर एटम एंड देन these connection between the atoms give rise to a particular pattern and this give rise to a specific structure of a molecule। अब यही पैटर्न जो है वो एक 3D स्ट्रक्चर देता है उसी मॉलिक्यूल को। It means it give rise to a specific 3D structure of a molecule which is known as molecular geometry। अब आप एक बात याद रखें कि अगर सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो फिर भी उनका जो शेप है वो डिफरेंट हो सकता है। मॉलिक्यूल्स विद डिफरेंट फॉर्मूला हैव डिस्टिंक्टली डिफरेंट शेप्स। अब ये कैसे समझें? इसे समझने के लिए आप स्क्रीन में देख रहे हैं, दो एग्जाम्पल्स दी गई हैं। एक है बोरोन ट्राइफ्लोराइड जिसका प्लेनर, वो एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। एक है फॉस्फोरस ट्राइफ्लोराइड जिसकी शेप है ट्राइगोनल पिरामिडल। अगर देखा जाए तो दोनों ही AB3 टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, बट फिर भी उनका जो शेप है वो डिफरेंट है। एक प्लेनर मॉलिक्यूल है तो दूसरा ट्राइगोनल पिरामिडल है। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री की ज़रूरत किस चीज़ के लिए पड़ती है, ताकि हमें ये पता चल सके कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी शेप क्या है। तो मतलब कि ज्योमेट्री, मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री की ज़रूरत हमें मॉलिक्यूल्स की शेप प्रिडिक्ट करने के लिए होती है। अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर हमें मॉलिक्यूल्स की शेप को पता करना है तो उसके लिए लुईस थ्योरी क्यों यूज़ नहीं की, जो हमने लास्ट यूनिट में पढ़ी थी। तो उसका आंसर भी हो सकता है ये कि लुईस थ्योरी को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं अगर हमें मॉलिक्यूल्स की शेप को प्रिडिक्ट करना हो। क्यों? क्योंकि उसका कोई ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। मतलब लुईस थ्योरी जो है उसका कोई ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। वो मॉलिक्यूल्स की क्या ज्योमेट्री होगी, क्या शेप होगी, ये पता नहीं करता है। क्यों? अगर आपको याद हो, लास्ट जो यूनिट में हमने लुईस थ्योरी के बारे में पढ़ा था, उसमें सिर्फ ये बताते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स में एटम्स हैं वो किस वे में आपस में कनेक्टेड हैं, वो एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड हैं, कैसा उनका ऑर्डर होगा, ये सिर्फ ये बताता है लुईस थ्योरी। लेकिन उन वो एटम्स जुड़ के एक पर्टिकुलर पैटर्न क्या बनाते हैं, उसका कोई लेना देना इस थ्योरी के साथ नहीं है। तो इसका मतलब लुईस थ्योरी को हमें यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए लुईस थ्योरी को यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक न्यू थ्योरी की, ताकि हम पता कर सकें ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो थ्योरी क्या है? द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। मतलब पेयर रिपल्शन, रिपल्शंस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पेयर में जो आपस में रिपल्शन है, कौन से इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट रहेंगे क्योंकि वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, उसके रिगार्डिंग कैसे हम पता कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी। इसलिए उसे बोलते हैं द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। एक बात याद रखें कि इट प्रोवाइड्स अ वे टू प्रिडिक्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर फॉर द मॉलिक्यूल। मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का क्या हो सकता है वो ये थ्योरी बताती है, मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर। लेकिन इस थ्योरी को यूज़ करने के लिए हम कुछ पहले से ही कंसीडर करते हैं। वो क्या? सबसे पहले हमें क्या कंसीडर करना होगा कि जो सेंट्रल एटम है वो कौन सा है और उसका नेचर क्या है। अब इसके बाद आ जाता है इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स। बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम। अभी जो सेंट्रल एटम है, सबसे पहले अगर आप वो पता कर लेंगे, कैसे पता करेंगे ये हम लास्ट यूनिट में भी पढ़ चुके हैं। जब आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल को लेके तो आपको और भी इजीली समझ आ जाएगा। अभी जो सेंट्रल एटम है उसमें उसके जो वैलेंस शेल हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग। कुछ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो रह जाएंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब किसी भी मॉलिक्यूल में
जो वैलेंस शेल में बॉन्डिंग या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे वो आपस में ऐसे अरेंज होंगे, स्पेस में ऐसे अरेंज होंगे ताकि उनमें आपस में रिपल्शन कम से कम हो। इस तरह से वो अपने आप को अरेंज करेंगे ताकि उनमें जो रिपल्शन है वो मिनिमाइज हो जाए। अरेंज themselves in a space in such a way that they minimizes their mutual repulsion। तो म्यूचुअल रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ही वो क्या करेंगे, उसको मिनिमाइज करने के लिए आप करने के कोशिश करेंगे जो होंगे बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अभी जिस टाइप से वो आपस में ये रिपल्शन को मिनिमाइज करते हुए अरेंज होंगे, अब उसी अरेंजमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स में होंगी उसी को हम बोलेंगे कि इनकी एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री है, वो ये है। तो पर्टिकुलर ज्योमेट्री जो है वो डिपेंड करती है कि उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने आपस में कैसे बॉन्ड बनाया है। बॉन्ड कैसे बनाएंगे ताकि रिपल्शन कम हो। तो जो बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो बहुत टाइप्स के होंगे। तो डिपेंड अपॉन दोज टाइप्स वो आपस में ऐसे अरेंज होंगे जो बाद में एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री देंगे, पैटर्न देंगे। तभी हम बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की इस तरह से ज्योमेट्री है। या फिर हम दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं केमिकल बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल विल बी एनर्जेटिकली मोर स्टेबल। क्यों? अब वो इस तरह से क्यों अरेंज होते हैं ताकि उनमें म्यूचुअल रिपल्शन कम हो। क्यों ऐसा होता है? ताकि उनमें जो बॉन्ड बने वो एनर्जेटिकली मोस्ट स्टेबल हो। तो इसका मतलब क्या है कि जो केमिकल बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल विल बी एनर्जेटिकली मोस्ट स्टेबल कब? व्हेन दे आर एज फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एज पॉसिबल। जब वो बहुत ही दूर हैं, दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए केमिकल बॉन्ड वो स्टेबल रहेगा जिसकी एनर्जी कम से कम लगी हो। वो बॉन्ड जो कम एनर्जी लेकर केमिकल बॉन्ड बना हो वही एनर्जेटिकली मोस्ट स्टेबल कहलाता है। तो वो केमिकल बॉन्ड कैसे बनेगा जिससे एनर्जी कम लगे? वो तभी बनेगा अगर उनमें रिपल्शंस, आपस में रिपल्शंस, म्यूचुअल रिपल्शंस कम होंगी। तो वही बॉन्ड जो है वो बनाएगा पर्टिकुलर केमिकल बॉन्ड। अब इसके बाद सेकंड जो पोस्टुलेट है वो ये हो जाता है कि द रिपल्शन बिटवीन टू लोन पेयर्स। अभी लोन पेयर क्या है, अभी बॉन्ड पेयर क्या होता है, लोन पेयर क्या होता है, ये आपको लास्ट यूनिट में आपको समझाया हुआ है। जिसको नहीं पता है तो वो हमारी पिछली वीडियो में रेफर कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसको क्लियर हो जाएगा कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स क्या होते हैं। तो किसी भी दो लोन पेयर्स में रिपल्शन जो होती है वो ज़्यादा रिपल्शन होती है अगर हम कंपेयर करें बॉन्ड पेयर्स की। मतलब अगर सपोज कीजिए दो लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर, उनमें जो रिपल्शन है वो सबसे ज़्यादा होंगी एज कंपेयर टू रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। अब इनमें रिपल्शन जो है वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू टू बॉन्ड पेयर्स। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आपको सीधा सीधा समझाया जाए कि जो रिपल्शंस हैं वो सबसे ज़्यादा किन में होंगी? लोन पेयर में। क्योंकि अगर आपको मैंने पहला पोस्टुलेट बताया है उसमें मैंने ये बताया है कि जो रिपल्शंस हैं वो कम होने चाहिए। तो आप बोलेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि रिपल्शन किस में कम है, कौन से पेयर में रिपल्शन कम है, लोन पेयर में या बॉन्ड पेयर में? तो उसी को समझाने के लिए ये सेकंड पोस्टुलेट है कि जो लोन पेयर में रिपल्शन होगी वो सबसे ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर एंड एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो सबसे कम रिपल्शन जो होती है वो बॉन्ड पेयर में होगी, सबसे ज़्यादा रिपल्शन लोन पेयर में होगी, और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में इंटरमीडिएट रिपल्शन होती है इन दोनों के बीच में। अब ये बात जो है वो आपको ये पॉइंट लर्न करना है, समझना है, ताकि कब क्यों आपको ये समझना है, ये आपका पॉइंट है इसी ये समझने के लिए कि रिपल्शंस किस में ज़्यादा है किस में कम है। तभी आप ये प्रिडिक्ट कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो रिपल्शन है वो किस में कम है किस में ज़्यादा है, ताकि आपको ये पता चल सके कि एनर्जेटिकली कौन सा स्टेबल है कौन सा कम स्टेबल है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, तो इसे नोट कर लीजिए। एक पॉइंट और बात याद रखें, मॉलिक्यूल्स विद सेंट्रल एटम हैविंग ओनली बॉन्ड पेयर्स, molecule with central atom having bond pair and lone pair, molecule with central atom having multiple bonds। अभी अब अगर हमें ये पता करना है कि ज्योमेट्रिक जो है वो किस में ज़्यादा स्टेबल है, ऐसी कौन सी एग्जांपल्स हम लें, तो जो एग्जांपल्स हैं वो तीन बेसिस पे ली जा सकती हैं। तो फर्स्ट बेसिस क्या है?
वो मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल एटम के पास बॉन्ड पेयर्स हों। दूसरा, बॉन्ड पेयर भी हो, लोन पेयर भी हो। तीसरा, अगर सेंट्रल एटम के पास मल्टीपल बॉन्ड्स हों। तीन ऑप्शंस हो सकती हैं। तो हम सबसे पहले वन बाय वन इन ऑप्शंस को स्टडी करेंगे। अभी जो तीन ऑप्शंस थी उनमें से फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मॉलिक्यूल्स विद बॉन्ड पेयर्स ओनली। अब ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सिर्फ बॉन्ड पेयर होगा। अब ऐसे एग्जांपल क्या है, BeCl2, जैसे हम बेरिलियम क्लोराइड बोलते हैं, बेरिलियम डाइक्लोराइड। तो इसकी हम देखते हैं कि ज्योमेट्री कैसी है। अब इसको देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सेंट्रल एटम। अब इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, बेरिलियम, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन हमें नोट करनी है, वो है 1s2 2s2। अब इसका वैलेंस, क्योंकि हमें इनमें से इनर शेल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल कौन सा है, 2s, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं इट हैज़ ओनली 2 बॉन्ड पेयर्स इन द वैलेंस शेल। अब हमें पोस्टुलेट्स अप्लाई करने होंगे इसी पे। अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट 1, क्या पोस्टुलेट 1 क्या था कि उनमें जो रिपल्शन है बॉन्ड पेयर्स पे वो मिनिमाइज होने चाहिए, मतलब मिनिमम होने चाहिए। टू मिनिमाइज रिपल्शन बॉन्ड वुड ट्राई टू बी एट अपोजिट साइड। अब बेरिलियम के पास सिर्फ 2 क्लोरीन्स हैं, तो 2 क्लोरीन्स कैसे लगेंगे, वो मैक्सिमम एक दूसरे से दूर होंगे, ताकि जो रिपल्शन है वो कम से कम होगी। तो कम से कम रिपल्शन कैसे होगी, अगर वो एक दूसरे से बहुत दूर होंगे। दूर कैसे होंगे, बिल्कुल अपोजिट साइड, क्योंकि इसके अलावा और कोई बॉन्ड पेयर नहीं है। देखिए यहाँ पे बेरिलियम और क्लोरीन आपस में कैसे हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट सिचुएटेड हैं। तो लीनियर अरेंजमेंट हम इसे बोल सकते हैं। ये कौन सा आपको देख रहे हैं, लीनियर अरेंजमेंट, जैसे कि ये एक पेंसिल हो, ये एक पेंसिल है, तो इसमें क्या है, सेंटर में बेरिलियम हो, इस तरफ क्लोरीन, इस तरफ क्लोरीन, तो ये कौन सा हो गया, लीनियर अरेंजमेंट हो गया, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ एटम। अब इनमें आप देख सकते हैं कि लीनियर अरेंजमेंट में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होगा। तो हम इस एंगल को बोल सकते हैं बॉन्ड एंगल, क्योंकि ये एंगल बन रहा है बिटवीन बॉन्ड पेयर्स। तो बॉन्ड एंगल क्या है, 180 डिग्री। अब आप नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, lone pair of chlorine atoms are not involved in determine the molecular shape। क्यों, क्योंकि जो क्लोरीन्स हैं, क्लोरीन्स पे लोन पेयर आप देख रहे हैं, ये आप लोन पेयर्स जो देख रहे हैं इनका, अब आप ये बोल सकते हैं कि जो लोन पेयर हैं ये यहाँ पे तो है, लोन पेयर इस तरफ भी है, फिर आप कैसे बोल रहे हो कि इसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हैं। क्यों, क्योंकि इनमें जो ये लोन पेयर्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो इसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक लाइन लिखी है ताकि आपको ये समझ आ जाए कि जो क्लोरीन एटम है उन पे जो लोन पेयर है वो मॉलिक्यूलर शेप को डिटरमिन नहीं करेंगे। अब आपने ये सिंपल सी एग्जांपल ले ली, अब एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, वो है बोरो ट्राइफ्लोराइड। अब इस पे आप लगा लें इंपॉर्टेंट, पहले से ही लिख लें क्योंकि इंपॉर्टेंट ही है। इट इज एनर्जेटिकली फेवरेबल कब होगा, अगर उसका जो अरेंजमेंट है सच दैट बॉन्ड पेयर्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स कॉर्नर। अब इस पे देखिए BF3 बोरोन, इनमें दोनों में आपको ये पता होना चाहिए सेंट्रल एटम कौन सा है, कौन सा है, बोरोन। बोरोन के पास 3 फ्लोरीन लगने हैं। 3 फ्लोरीन कैसे लगेंगे, 3 साइड्स पे। तो 3 साइड्स कौन सी होंगी, अगर वो एक ट्राइंगल शेप में होंगे। ट्राइंगल कौन सी, इस शेप में, आपने देखी है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है और एक ये कॉर्नर है। तो अगर सेंटर में बोरोन हो तो इन तीनों कॉर्नर पे अगर फ्लोरीन लग जाए तो यही एनर्जेटिकली फेवरेबल अरेंजमेंट हो सकता है जिसमें एनर्जी कम से कम लगे। तो ऐसा तो नहीं है कि सभी फ्लोरीन एक ही तरफ हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट 1 रिपल्शन कम से कम होनी चाहिए। तो इसीलिए जो फेवरेबल अरेंजमेंट कौन सी हो सकती है कि जो फ्लोरीन्स हैं वो ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर्स पे हो। अगर ऐसा है तो 2 बॉन्ड पेयर्स में कौन सा एंगल बन रहा है, ये एंगल कौन सा है, अगर यहाँ पे आप देखें, यहाँ तक पूरा, ये पूरा है 180 डिग्री और ये है 60 डिग्री, तो ये कौन सा बचा, 120 डिग्री। तो इसका मतलब ये कौन सा बॉन्ड एंगल बना रहे हैं, 120 डिग्री। अब इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, 1 2 3। जो पहला केस था उसमें कितने थे, 1 एंड 2। अब इसमें कितने हैं, 1 2 एंड 3। अब इसके बाद ये जो
आपने देखा तीनों कॉर्नर्स पे फ्लोरीन लगा है, इस पे भी 1 2 3 ये लोन पेयर्स आपको दिख रहे हैं फ्लोरीन पे। ये भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं मॉलिक्यूलर शेप में, ये जस्ट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये जस्ट एज इट इज हैं। आप ऐसे लोब्स भी बना सकते हैं, इसे एज इट इज भी दिखा सकते हैं। तो बॉन्ड एंगल आपने ये देखा, एक तो था AB2 टाइप का, जो जिसमें बॉन्ड एंगल कितना था 180 डिग्री। ए क्या है, सेंट्रल एटम, बॉन्ड में 2 B हो गए। एक आपने देखा AB3 जिसमें आपने बॉन्ड एंगल देखा 120 डिग्री। अब एक और ले लेते हैं AB4। AB4 कौन सा एग्जाम्पल ले लें, मीथेन। मीथेन जिसमें कार्बन 1 4 हाइड्रोजन्स हों। अब 4 आ गए हैं, पहले तो क्या था 3 थे, तो 3 एक ट्राइंगल बना रहे थे। अब एक और आ जाएगा तो क्या होगा, ट्राइंगल एज इट इज अगर हम रखें, एक जो बॉन्ड एंगल एक्स्ट्रा है, जो 3+1 तभी मैंने लिखा, तो ये जो एक्स्ट्रा है ये बॉन्ड कैसे बनेगा, ये इस तरफ से ऐसे इस तरह से हम इसे बनाएंगे, लेकिन ये है कैसे, यहाँ पे देखिए ये जो थे बोरोन के साथ 3 फ्लोरीन थे वो एक ही प्लेन में है। एक ही प्लेन का मतलब क्या है, जैसे कि ये पेपर है, सेंटर में बोरोन हो और यहाँ पे तीनों साइड क्या हो, फ्लोरीन, एक ही पेपर में। इस केस में भी ऐसे ही, सेंटर में बेरिलियम है, इस तरफ और इस तरफ क्लोरीन है, एक ही प्लेन में। लेकिन ऐसा इस केस में नहीं है। इसमें कैसे है, सेंटर में कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हो गए, जो 4th हाइड्रोजन है वो अबव द प्लेन, मतलब ओपोज, ये प्लेन में नहीं है, आउट ऑफ प्लेन है। 3 हाइड्रोजन प्लेन में है, जो 4th हाइड्रोजन है वो बाहर की तरफ होगा, जैसे कि ये पेंसिल आप देख रहे हैं, तो बाहर की तरफ, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे जो ये दिखाया गया है ये बाहर की तरफ है, मतलब कि आउट ऑफ प्लेन है। तो 3 हाइड्रोजन एक ही प्लेन में है, 4th हाइड्रोजन आउट ऑफ प्लेन है। अब बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल इसमें कितना हो जाता है, इसमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से डिक्रीज होके 109.5 डिग्री हो जाता है। ये ऐसा क्यों, अब आप अगर तीनों में कंपेयर करें, इसमें बॉन्ड एंगल कितना था 180 डिग्री, 2 बॉन्ड पेयर थे तो एंगल 180 डिग्री। बॉन्ड पेयर अब 3 हो गए तो एंगल कम हो गया, जब बॉन्ड पेयर 4 हो गए तो एंगल और भी कम हो गया है। तो आप ये बोल सकते हैं कि जितने जैसे जैसे बॉन्ड्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है, रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। रिपल्शन बॉन्ड पेयर में होती हैं, चाहे कम हो लेकिन होती हैं। बॉन्ड पेयर में रिपल्शन की वजह से जितने ज़्यादा बॉन्ड पेयर आएंगे उतनी रिपल्शन इंक्रीज हो जाएगी। अब ये आप कैसे समझेंगे, अगर एक जगह है, एक टेबल के आसपास 2 चेयर्स आएंगी तो वो खुली खुली आ जाएंगी एक दूसरे के अपोजिट। उसी टेबल के पास अगर 3 चेयर्स आ जाएंगी तो थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाएगा। 4 चेयर आ जाएंगी तो और कंजस्टेड, जितनी ज़्यादा चेयर्स आती जाएंगी उतनी ज़्यादा कंजस्टेड होता जाएगा वो टेबल। ऐसे ही बिल्कुल जो जितने ज़्यादा बॉन्ड पेयर्स यहाँ पे बॉन्ड्स आते जाएंगे उतने ज़्यादा इनमें रिपल्शन होगी। किस में रिपल्शन होगी, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। बॉन्ड्स में आपस में रिपल्शन होगी, बॉन्ड पेयर्स में रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से वो जो एंगल है वो और भी कम होता जाएगा। पहले ज़्यादा था, फिर एक और बॉन्ड पेयर आ गया कम हो गया, फिर और बॉन्ड पेयर आ गया वो और कम, जो एंगल है वो कम हो गया है। यहाँ तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि AB टाइप, AB2, AB3, AB4 टाइप। अब आगे AB5, AB6 और भी टाइप्स होंगी, तो हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे। तो हम देखते हैं, रिवाइज करते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने ये देखा कि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या है, एग्जाम्पल। तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को यूज़ क्यों करा, पिछली जो थ्योरी थी लुईस थ्योरी, इसको क्यों यूज़ नहीं किया है, तभी आप समझ पाएंगे कि अगली थ्योरी हमने क्यों पढ़ रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हो वो क्यों पढ़ रहे हो, क्यों उसकी ज़रूरत है। तो उसके बाद आपने कंसीडरेशंस ली, तो आपने देखा कि कौन कौन से पोस्टुलेट्स हैं। पोस्टुलेट्स आपको एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, आपको ये सिर्फ समझने के लिए है, लेकिन आपको ये जो चीज़ है रिपल्शन वो आपको ऑर्डर याद रखना है।
उसके बाद हमने देखा आगे एग्जाम्पल्स, 3 एग्जाम्पल्स ली, उसमें कैसे बॉन्ड्स लगेंगे, कैसे बॉन्ड एंगल होगा। बॉन्ड एंगल आपको अपने आप याद हो जाएगा जब आप उसको समझेंगे। समझने के साथ आपको बॉन्ड एंगल इजीली याद हो जाएगा। तो AB2 में है 180 डिग्री, AB3 में है, AB3 टाइप का मॉलिक्यूल है उसमें 120 डिग्री है, और एक ही प्लेन में ये सारे के सारे हैं। और AB4 टाइप में क्या है, AB4 टाइप में है 109.5। तो ये बॉन्ड एंगल है, और इसकी ज्योमेट्री हम साथ साथ आपको बताते जाएंगे। ये लीनियर अरेंजमेंट है, ट्राइगोनल प्लेनर है, ये है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो अब हम इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्रा मीन्स 4, टेट्रा का मतलब होता है 4। इसकी क्या है ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल क्यों नाम पड़ा, क्योंकि ये 3 है, ए बी कितने हैं 3, तभी इसका नाम ट्राइगोनल। प्लेनर क्यों, क्योंकि एक ही प्लेन में है। इसमें है टेट्राहेड्रल। तो ये आपको तीनों आपको आपने समझे हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर कोई भी डाउट है तो वो पूछें। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड करेंगे। अब विदाउट एनी डिले वीडियो अपलोड होगी। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें और देखते रहिए चैनल कॉल क्लासेस। थैंक यू।